नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज अपना टॉपिक रहेगा साथियों साइंस में पदार्थ की संरचना, जिसका टेस्ट अपन पहला कर रहे हैं। केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं रीट में, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फ्री टेस्ट आपको साथियों अवेलेबल था हमारे नए एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो टेस्ट हैं आपके, जो और टॉपिक्स बच गए हैं केमिस्ट्री के या आपके सौर मंडल वाले जो भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक्स इसी आपको चैनल पर तो वीडियो मिलेंगे, और इसी एप्लीकेशन पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नए वाले एप्लीकेशन पर आपको फ्री में मिलेंगे। वहाँ से आप उनको अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और एक प्रकार से सारे टॉपिक का आपका रिवीजन होगा, प्लस एनसीईआरटी भी आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और देखिए, रीट अब एक पात्रता परीक्षा मात्र है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े आराम से पेपर दे के आइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बहुत आराम से आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम आएगा उसकी भी बहुत अच्छे से आपको तैयारी साथियों करवाई जाएगी। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है? एक, इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण का घटक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला कण है। 3, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। और 4 है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, यह जो साथियों इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है। ठीक है, अपने को पूछा क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा साथियों विक्षेपित नहीं होता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। कौन से क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होता है? चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित होता है साथियों। विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉम्सन के द्वारा की गई थी, और इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश साथियों पाया जाता है, और ये कैथोड किरणों का घटक है। तो यहाँ जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन आपका 3 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। मैटर अच्छा लग रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो आपकी 3rd ग्रेड की मेन एग्ज़ाम आने वाली है, उसमें साथियों मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूं बिल्कुल कि गणित और विज्ञान में आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेहतरीन मैटर आपको दिया जाएगा। कोशिश मेरी ये रहेगी, हालांकि बोर्ड ऐसा है कि वो कहीं से भी प्रश्न उठा के दे सकता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो आपको पढ़ाऊँ 80 से 90% वहाँ से आपको मैटर मिले। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। अब अपने को सही कथन का साथियों चयन करना है। देखिए, दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, क्योंकि परमाणु की संरचना से संबंधित जो पहला मॉडल है वो सर जे थॉम्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और नील्स बोर ने ही जो साथियों रदरफोर्ड जो मॉडल था उसकी कमियों को दूर किया था। ठीक है, और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और प्रश्न बन सकता है ऐसा भी। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हैं अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साथियों। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि नील्स बोर ने किस आधार पे जो त्रुटियों को दूर किया, तो क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके। ठीक है, जो मैक्स प्लांक के द्वारा साथियों जो क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? नील्स बोर ने किया। किसके लिए किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए किया। ठीक है, क्या कमियां थी इसी वीडियो में अपन आगे के प्रश्नों में डिस्कस करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या और न्यूक्लियनों की संख्या, यानी कि आपके केंद्र की संख्या। तो देखिए साथियों, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, वो परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करती है, जिसको अपन परमाणु क्रमांक को Z के द्वारा, है ना, कैपिटल Z के द्वारा रिप्रेजेंट इसको किया जाता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में
निम्न पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है आपका, समान तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न। ठीक है, और परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो और परमाणु भार समान हो तो उसको समभारिक कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, समभार है ना, समभारिक यानी कि समभार यानी समान भार वाले लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, उनको समभारिक साथियों कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपका कथन है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, सम न्यूट्रॉनिक जैसे बोरोन है, कार्बन है, ये सारे के सारे आपके सम न्यूट्रॉनिक हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका क्लोरीन है ना, पोटेशियम है, ये सारे के इनके जो परमाणु भार है वो सबका 40 होता है साथियों। इनकी जो परमाणु क्रमांक वो तो अलग अलग है लेकिन जैसे कैल्शियम है, आपका क्लोरीन है, पोटेशियम है, इनका परमाणु भार कितना होता है 40 होता है, तो ये समभारिक कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कार्बन 12, 13, 14 ये समस्थानिक है। ठीक है, ये क्या है, परमाणु भार इनका भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु क्रमांक इनका समान रहेगा। तो यहाँ कथन जो दिए गए हैं तीनों कथन बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए 1, 2 और 3 यानी कि ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन आपका डी इस प्रश्न का उत्तर जो साथियों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ जो आपका आंसर बनेगा, देखिए गतिज ऊर्जा, समान गतिज ऊर्जा से ये कण चल रहे हैं। ठीक है, तो उनके बढ़ते वेग के है ना क्रम में किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए अल्फा कण का वेग न्यूनतम तथा इलेक्ट्रॉन का वेग जो साथियों अधिकतम होता है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले सबसे कम वाला यानी कि अल्फा कण आएगा सबसे पहले, अल्फा कण, उसके बाद में न्यूट्रॉन, उसके बाद में प्रोटॉन और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन। तो आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का समभारिक परमाणु होगा। समभारिक, समभारिक का मतलब परमाणु भार जिनका बराबर हो, द्रव्यमान संख्या जिनकी बराबर हो लेकिन परमाणु क्रमांक जिनका भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो समभारिक कौन सा होगा, 20 और 18 न्यूट्रॉन। तो 20 और 18 तो साथियों कितने होते हैं, 38 होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। 18 और 19 ये भी नहीं होगा, 20 और 19 ये भी नहीं होगा। वह तत्व जिसमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, तो यही आपका उत्तर जो 18 और 22 40 होंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर जो साथियों बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। किसी नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। किस नाभिकीय कण में कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है। तो ऐसा कण होता है साथियों आपका न्यूट्रिनो, जो कि नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो आपका यहाँ पे सही उत्तर जो साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करें। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बी है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सी है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन नाभिक में होते हैं तथा प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो अब देखिएगा बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रोटॉन तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते नहीं, तो ये तो गलत कथन है, सीधी सी बात है। फिर पहला कथन, प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी गलत कथन है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर क्या बनेगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यही आपका उत्तर जो साथियों बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। सूची 1 का 2 से मिलान करना है अपने को। ठीक है साथियों, चलिए देखिए यहाँ वैज्ञानिक हैं, इधर खोज दी गई है। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी साथियों, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। जेम्स चैडविक के द्वारा किसकी खोज की गई थी, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत की खोज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ यही आपका क्रम रहेगा, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ठीक है,
तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देखिएगा, इनमें आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है समस्थानिक सदैव रेडियो एक्टिव होते हैं। समस्थानिक सदा रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है, सदैव नहीं होते, ठीक है। फिर अल्फा किरणें सदैव धनावेशित किरणें होती हैं, तो अल्फा जो किरणें हैं साथियों वो हमेशा धनावेशित किरणें ही होती हैं। फिर बीटा किरणें सदैव ऋणात्मक होते हैं, ये भी सही पॉइंट है। फिर गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकती हैं, तो गामा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित जो साथियों नहीं हो सकती, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो गामा किरणें होती हैं वो उदासीन, विद्युत उदासीन होती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं? विद्युत उदासीन होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं हो पाती हैं, ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखिएगा, विद्युत उदासीन, है ना, लिख भी सकते हैं आप इसको। तो दूसरा और तीसरा कथन दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। समस्थानिकों तथा समभारिकों से संबंधित सही कथन का चयन करना। पहला, समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है। तो दोनों ही गलत कथन है, क्योंकि समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु संख्या समान हो और समभारिक वो होते हैं जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो। तो निश्चित ही न तो एक सही है न ही दो सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 12, रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि, क्या सिद्ध करता है? पहला, नाभिक में भारी कण होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने ये कहा था। फिर है, नाभिक एक धनावेशित केंद्र है। नाभिक में एक धनावेशित केंद्र, यानी कि जो नाभिक है ना, वो एक धनावेशित केंद्र है। क्यों उन्होंने कहा कि धनावेशित केंद्र है, और बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। फिर है, नाभिक स्थायी है, तो ये भी पॉइंट सही है सॉरी, नाभिक स्थायी है, ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये सारे के सारे पॉइंट आपके जो वो सही है। फिर है प्रश्न नंबर 13, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है, आकृति से है। देखिए, जो चुंबकीय जो क्वांटम संख्याएं, जो चुंबकीय क्वांटम जो संख्याएं होती हैं, है ना, वो कौन कौन सी हैं? जैसे चुंबकीय क्वांटम संख्या एक आपकी, इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या एक जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और एक है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो यहाँ इसका संबंध किससे रहेगा? अभिविन्यास से रहेगा, आकृति से रहेगा, या फिर आगे आपके ऑप्शन से और आमाप से रहेगा या चक्रण से रहेगा। तो देखिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसका संबंध होता है अभिविन्यास से, ठीक है, अभिविन्यास से, अणु के अभिविन्यास से संबंधित होगा। फिर है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या एन। मुख्य क्वांटम संख्या एन का जो संबंध है, ठीक है, वो किससे होता है साथियों? कक्ष के आकार, ठीक है, कक्ष के, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा द्विगंशी क्वांटम संख्या एल कक्ष की त्रिविमीय आकृति 3D डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करती है, और चक्रण क्वांटम संख्या एस इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम संख्याएं याद रखिएगा। चलिए, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं साथियों, हाफ-बो सिद्धांत के द्वारा ऐसा किया जाता है, ठीक है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो वो साथियों हॉफ-बो सिद्धांत द्वारा किया जाता है। हॉफ-बो का नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाएगा, भाई जाहिर सी बात है, निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, वो ऊर्जा स्तर जब भर जाएगा उसके बाद में उससे अगले वाले स्तर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में साथियों, यानी कि इस प्रकार से वह उच्च ऊर्जा स्तरों में जाता रहता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। और ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या साथियों? जैसे 1s है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इस प्रकार से सब लोगों को पढ़ा हुआ होगा ये, है ना। ये इस तरह सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 है, रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया।
जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। ठीक है, तो यहाँ 4 आपको कथन दिए गए हैं। कौन कौन से लक्षण थे जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसके लक्षण कौन से थे? पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। 3 है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। और चौथा ऑप्शन है, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो देखिए, रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था ये चारों बातें उसमें कही गई थी, तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है उस मॉडल के लिए जो रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कमी क्या थी? रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है, लेकिन वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना साथियों संभावित या संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का क्या होगा? विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, यानी कि उसको खोएगा, वो कमी आ जाएगी उसकी ऊर्जा में, और वो नाभिक से टकरा जाएगा, एक प्रकार से नाभिक में जाके गिर जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में जाकर नहीं गिरते, बल्कि ऊर्जा स्तरों में ही एक प्रकार से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये बात जो साथियों रदरफोर्ड साबित नहीं कर पाया। ठीक है, रदरफोर्ड के नियमानुसार जो वो वर्तुलाकार मार्ग में अगर चक्कर लगाते हैं, जाहिर सी बात त्वरण उत्पन्न होगा और फिर वो ऊर्जा का विकिरण करेगा, यानी ऊर्जा को खोएगा, तो वो नाभिक में गिर जाना चाहिए रदरफोर्ड के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस बात को वो सिद्ध नहीं कर पाया, है ना। ये कमी थी इस मॉडल की, और इसी कमी को दूर किसने किया था? नील्स बोर के द्वारा इसी कमी को साथियों दूर किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी बनेगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न 16 है, नील्स बोर द्वारा परमाणु की संरचना के बारे में प्रस्तुत अवधारणा से संबंधित सत्य कथन है। एक है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है साथियों, इस विविध कक्षाओं की बात करें, ठीक है, इनको अपन ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं। इनकी इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षा जो है वो जैसे इनको के, एल, एम, एन, ओ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट इनको जो वो साथियों किया जाता है। फिर है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता है। तो जब विविध कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा का विकिरण साथियों नहीं होता है। ठीक है, ये नील्स बोर ने कहा था, क्योंकि अगर विकिरण होगा, अगर, है ना, यानी कि ऊर्जा का विकिरण होगा, यानी ऊर्जा में अगर कमी होगी तो फिर वही कमी रह गई। फिर रदरफोर्ड मॉडल की कमी दूर कहाँ हुई भाई? रदरफोर्ड मॉडल में भी यही कमी थी, है ना। तो ऐसा इन्होंने, जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ऐसा कहा है। इसलिए ये कथन आपका गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका 1 जो वो केवल सही रहेगा। कथन 1 आपका सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, परमाणु केंद्र ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे, केंद्रक या परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? समान भौतिक गुण होते हैं, या आपके भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न परमाणु संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, या न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है एक तत्व के समस्थानिक में। देखिए, एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो वो साथियों अलग अलग होती है। जैसे कार्बन 12, 13, 14 ये, है ना, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा। फिर है क्लोरीन माइनस, यानी कि ये क्लोरीन आयन है ना भाई। ये तो क्लोरीन परमाणु हो गया और ये माइनस लगा दिया, तो ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है 16, 8, 17 और 18। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए, संयोजकता क्या होती है? संयोजकता, है ना, बाह्यतम कक्षा या कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वही उस तत्व की या उस परमाणु की क्या होती है? संयोजकता होती है। तो बाह्यतम कोष, ठीक है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या,
बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वही साथियों क्या कहलाती है आपकी, वही आपकी संयोजकता कहलाती है। अब देखिए क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है, परमाणु की बात करें क्लोरीन परमाणु की, तो वो आपकी होती है सबसे पहले 2, फिर 8 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन। भाई 8 और 2 कितने हो गए आपके, 8 और 2 10 और 7 17, क्योंकि 17 ही आएगा इसका क्लोरीन परमाणु की बात की जाए। लेकिन माइनस लग गया क्लोरीन आयन की बात की जाए, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में आएगा। तो 2 8 और ये पहले 7 था, अब ये कितना हो जाएगा, एक माइनस जुड़ने से, इलेक्ट्रॉन आने से, माइनस आने का कारण क्या है, कारण है एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तभी तो माइनस आएगा, है ना, क्योंकि जो ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये बाह्यतम कोष में जुड़ेगा, तो इसमें बाह्यतम कोष में कितने आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो साथियों इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। तो ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। देखिए सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कौन सा, देखिए आपकी कक्षाएं कौन सी होती हैं, के एल एम एन, ये कक्षाएं होती हैं, आगे और भी ओ पी ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। अब देखिए सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सोडियम अगर अपन देखें, ठीक है, तो सोडियम के लिए 2 आपके इलेक्ट्रॉन का, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम में, सोडियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है, तो यहाँ पहले के में आएंगे 2, फिर एल में आएंगे 8। ठीक है, और क्योंकि देखिए 2n² के अनुसार इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है। अब ये पहला इस तरह के की जगह पर एक के का मान 1 है, यानी कि n का मान यहाँ के लिए कितना है, 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर एल में यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, जो है इसके लिए 2 हो जाएगा, एल दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 8, और एम में कितने आ सकते हैं, यहाँ कितने हो जाएंगे, एन का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 18 आ सकते हैं। लेकिन इसका तो आपके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 ही हैं, तो 8 और 2 10, और 10 और 1 बच गए, ये 11। अब आप बताइएगा कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 2 8 1, 2 8 1 ऑप्शन आपका डी सही होगा। और दूसरी बात यह है कि ये पूछ ले कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है साथियों। बाह्यतम कोष में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है साथियों, संयोजकता होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर ये हाइड्रोजन परमाणु की आपकी त्रिज्या रहेगी। इसके अलावा जल के अणु की त्रिज्या 10⁻⁻9 मीटर होती है, हीमोग्लोबिन अणु की 10⁻⁸, रेत के कण की 10⁻⁴, चींटी की 10⁻3 और सेब की 10⁻1 मीटर त्रिज्या जो साथियों होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही क्या है। एक सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, तो भिन्न भिन्न तत्व हैं तो भिन्न भिन्न ही उनके परमाणु होंगे, उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की। अब देखिए इस प्रश्न में साथियों 22 नंबर प्रश्न में काफ़ी डिटेल से ये प्रश्न जो टेस्ट लिया था उसमें मैं सॉल्यूशंस भी देता हूँ साथ में, तो सॉल्यूशंस में आपको बहुत सारा मैटर मिलता है और उसको आप पढ़िए, आपकी पूरी एक प्रकार से रिवीजन आपका उस टॉपिक का साथियों हो जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद यहाँ आप अगर कोई प्रश्न में डाउट है या कुछ और है तो वो आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, असंगत युग्म छांटिए। इधर तत्व और इधर प्रतीक दे रखे हैं, बोरोन बी, नियोन Ni, सिलिकॉन Si,
और आपका एक है, हाँ जी, यहाँ पे असंगत छांटना है, ये आपको यानी कि इनमें गलत कौन सा है, ठीक है। तो देखिएगा, केवल एक, एक और तीन, केवल दो और दो और तीन, तो यहाँ उत्तर आपका बनेगा केवल दो। क्यों केवल दो कैसे बनेगा, देखिए पिछले पेज पर था प्रश्न, चलिए बता देता हूँ आपको। बोरोन के लिए तो बोरोन को बी से बोरोन के सामने बी लिखा था, तो बोरोन को बी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सही है। अब देखिए नियोन, नियोन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है Ni से। अब Ni साथियों नियोन का नहीं होता, बल्कि किसका होता है, निकल का होता है। किसका होता है, निकल का। तो नियोन का क्या होता है, Ne होता है साथियों। तो ये दूसरा जो आपका जो दे रखा है पॉइंट है ना, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा था आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन SI से, तो ये तो SI प्रतीक इनका बिल्कुल ठीक है। लेकिन नियोन का Ni होगा, Ni नहीं होगा, Ni जो निकल का होता है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। केवल दूसरा जो कथन है वो असंगत है, बाकी सही जो वो संगत दे रखे हैं कथन। प्रश्न नंबर 24 है, अणु के संदर्भ में सही नहीं है। एक अणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अपने को पूछा है जो सही नहीं है वो, तो ये तो बिल्कुल भाई साहब सही है। अणु जो वो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, ठीक है। फिर है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। फिर है, अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। भाई अणुओं के मिलने से ही तत्व या यौगिक का निर्माण, तत्व अथवा यौगिक का निर्माण जो साथियों होता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और जो उस अणु के जो गुण होंगे वही उस यौगिक या तत्व के गुण होंगे, या जो तत्व और यौगिक के गुण होंगे वही उसकी सूक्ष्मतम इकाई अणु के गुण होंगे। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये भी। तो देखिए अणु के संदर्भ में सही नहीं है, तो देखिए सारे कथन सही हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर जो साथियों बन जाएगा, क्योंकि सारे कथन सही दे रखे हैं और अपने को छांटना क्या था, जो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न अपना साथियों, इसी टॉपिक पर, पदार्थ की जो संरचना है इसी टॉपिक पर आधारित आपका एक और टेस्ट रहेगा, उसको भी आप दीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से धातु है फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम और हीलियम। देखिए धातु पूछा आपको, तो फास्फोरस है वो आपकी धातु नहीं है। इसके अलावा सल्फर, सल्फर भी आपकी कोई धातु नहीं, अधातु है। फास्फोरस भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है और हीलियम भी आपकी अधातु है। तो सोडियम जो है वो आपकी धातु की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, है ना, और इसीलिए इसको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आते ही इसमें विस्फोट होने लगता है। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपके 25 प्रश्न ये यहाँ संपूर्ण होते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपका मैटर जो वो ये क्लियर हो गया होगा। पदार्थ की संरचना टेस्ट 1 था ये, पदार्थ की संरचना टेस्ट 2 भी आपका आएगा, ठीक है। तो उन प्रश्नों को अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आगे आने वाली 3rd ग्रेड की भर्ती की जो तैयारी है वो भी हम हमारे नए एप्लीकेशन पर ही करवाएंगे, उसी पर कोर्स लॉन्च किया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।